रजत खन्ना और आप देख रहे हैं मेरे साथ खास कार्यक्रम मुद्दे की बात। एसटीएन पर खास पेशकश मुद्दे की बात मेरे साथ। और आज हमारे साथ हैं विधायक रामनारायण मीणा जी। रामनारायण मीणा कांग्रेस के विधायक हैं। आइए हम उनके पास चलते हैं। रामनारायण मीणा साहब परिचय के मोहताज नहीं हैं। बहुत लंबा एक संघर्षशील जीवन आपका राजनीति में आपका रहा है। हम बरसों से आपको देखते आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रामनारायण जी ने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मुझसे बात कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे ऊंचा चढ़ा रहे हो। मैं सरकार में नहीं हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी से विधायक हूँ, मात्र विधायक हूँ। ये दर्द है या रामनारायण मीणा की सच्चाई है कि अभी तक खाली एक विधायक हैं? आप गलतफहमी क्यों पैदा करते हो? रामनारायण आज भी खेत में रहता है। मंत्री वो बनते हैं जो पैसा कमा लेते हैं, मंत्री वो बनते हैं जो गलत काम कर लेते हैं। मंत्री आज भारत सरकार में देखे ना, ये कहकर के सरकार बनी है कि हम गाय का सम्मान करेंगे, तो फिर हेड ऑफ द स्टेट ने 4 व्यक्तियों को जो गौमांस का भक्षण करते हैं उनको इंक्लूड क्यों कर लिया? इसलिए आजकल कथन करनी मंतर है। आजकल असत्य बोलने का ज़माना है, आजकल बड़ा चढ़ा के बात करने का ज़माना है। देश की सीमाएं सुरक्षित है तो ये श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। क्या चीन ने कोई घर मकान या गांव तो नहीं बसा लिए अरुणाचल में? बहुत सी बातें हैं। आजकल प्रचार का ज़माना है, वो भी आपके और हमारे टैक्स का। ये मैं बटन देख रहे हो ना, इसका भी टैक्स देते हैं। ये सब कहाँ इकट्ठा होके जाता है भारत सरकार को, फिर वो मर्जी जैसा खर्च करे। नहीं, राजस्थान सरकार की बात करना चाह रहा हूँ। क्यों आज क्या लगता नहीं है कि रामनारायण जी मीणा को आज मंत्री पद मिलना चाहिए था और नहीं मिल पाया? इसका देखिए, मैं जितना सा ज्ञान रखता हूँ, खेत में रहने वाला कितना ज्ञान रखता है आपको पता है। मुझे पता नहीं मंत्री का क्राइटेरिया क्या है, मुझे पता नहीं 5 साल शासन के बाद में फिर हम लोगों से क्यों कहा जाता है सरकार आएगी। सरकार स्वतः आ जाएगी। आज राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है और भारतीय जनता पार्टी सामने है। हमें भारतीय जनता पार्टी से संघर्ष करना है तो हमारा कैरेक्टर भी भारतीय जनता पार्टी से बेटर बनाना पड़ेगा। अभी कैसा? मैंने कहा मैं खेत पे रहता हूँ, मैं जयपुर जाऊँगा तो मालूम करूँगा कैसा कैरेक्टर है। शायद खेत और राजनीति एक दूसरे के पर्याय हैं गाँव में, और ग्रामीण अंचल से आप आते हैं और ग्रामीण अंचल में समय व्यतीत करते हैं। आपसे बेहतर शायद मैं नहीं जान सकता कि राजस्थान सरकार का क्या भविष्य है। अधिकांश सीटें आपके ग्रामीण अंचल से ही आनी है। देखिए, गांव वाले परेशान हैं, बड़े आश्चर्यचकित है किसके ऊपर विश्वास करें। कांग्रेस को चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह से शासन चलाने के लिए बिठा रखे हैं, वो दबाव से बिठाए, कैसे बिठाए ये सही है? ऐसा मंत्रिमंडल अशोक गहलोत जो गांधी जी का चेहरा मानते हैं वो नहीं बना सकता। या तो उसको फ्रेंड नहीं दिया, या अशोक जी इतने वर्षों की राजनीति के बाद में कोई एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसलिए उसके बारे में तो वही सक्षम है, वही लीडर है और वही हाईकमान है। आपने तो सीधे सीधे मंत्री पद के ऊपर, मंत्रियों के ऊपर ही एक तरीके का सवालिया निशान लगा दिया। क्या आप सहमत नहीं है कि 3.5 साल की सरकार ने कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया या किया? देखिए, सरकार अच्छा काम कर रही है। आप मुझसे व्यक्ति की पूछोगे तो मैं व्यक्ति वाइज आपको ब्यौरा बताऊंगा, लेकिन अभी समय नहीं है कि व्यक्ति वाइज ब्यौरा बताया जाए। आपके उत्तर बड़े ही डिप्लोमेटिक हैं। खैर, आप घुटे हुए राजनीतिज्ञ हैं, कोई शक नहीं। आपसे हम एक बात और जानना चाहेंगे। क्या आपको लगता है कि पिछले 1-1.5 साल पहले जब कोरोना काल शुरू हुआ, उसके बाद में जो राजस्थान सरकार की जो हालत हुई, राजस्थान सरकार होटल में बैठी रही, उससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मनोबल पे असर आया, सरकार की कार्यप्रणाली पे असर आया, और शायद वो असर अभी तक है या वो ख़त्म हो चुका है? देखिए, सरकार होटल में क्यों बैठी रही खन्ना जी, ये तो आप जानते हो। किस कारण से बैठी हुई ये भी आप जानते हो। कौन लोग थे जो सरकार को टॉपल करना चाहते थे? वो तो भाजपा का गृह मंत्री तो था ना। तो ये पैसा किसने लिया और कौन कहाँ चले गए, कौन जेपी नड्डा से मिले, बीजेपी वालों से मिले, यदि उनको कांग्रेस में वजन दिया जाएगा तो हालात अब भी ठीक नहीं रहेगी। इसलिए हमें लॉयल कांग्रेस को वजन देना है। जीतता बीएसपी से मंत्री बन जाता है कांग्रेस में, जीतता निर्दलीय यहाँ मर जाए तो रेती का पैसा भी खाने लग जाता है। जो लॉयल टू कांग्रेस है, इसी कोटा की धरती में नेहरू जी ने 1960 में मेरे कंधे पर हाथ रखा था। यही कारण है कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ
और शायद ज़िंदगी भर रहूँगा, लेकिन ये पता लीडर्स को नहीं है और न मैं बताना चाहता हूँ। आपने जिक्र किया कि रेत का पैसा खाते हैं। कोटा में इस वक्त रेत को लेकर के बड़ी वो है। आपके एक और साथी विधायक हैं भरत सिंह जी, वो भी अक्सर इस रेत का ही मामला उठाते हैं। खनन मामला का उनको काफ़ी वो रहा है, उन्होंने काफ़ी मामले, चर्चित मामले उठाए हैं। आपको लगता है कि आप बिल्कुल सही दिशा में बात कर रहे हैं और जहाँ पे लोगों को पहुँचना चाहिए कि भाई खनन मंत्री को लेकर के बहुत बड़े बड़े सवाल पैदा हो रहे हैं, 12 और आपका इलाका जुड़ा हुआ है, क्या आपको लगता है कि खनन मंत्री के ऊपर जो आरोप हैं वो जायज़ हैं, उनको मंत्री पद पर नहीं रहना चाहिए? देखिए, भरत सिंह जी मजबूत आदमी है। आज मेरे जैसे सीनियर आदमी को मंत्री बनाया नहीं बनाया कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि हम कोई बात कहें करप्शन की, क्यों पार्टी को हमें दुरुस्त करना है, चुस्त करना है, और हमारा दुश्मन कमज़ोर नहीं है। दुश्मन से हमें संघर्ष करना है तो नेक नियति वाले आदमी को ढूंढना पड़ेगा। और भरत सिंह जी नामजद आरोप लगाते हैं, माननीय विधायक हैं, उनकी भावना से बहुत से लोग वाकिफ़ हैं। तो ऐसे करप्ट मिनिस्टर्स को यदि हाईकमान भी रखता है तो कांग्रेस को मजबूती मिलेगी नहीं मिलेगी, आप सोच लीजिए। इसलिए इसमें और ऑयलिंग की ज़रूरत है। लेकिन तकलीफ़ वहाँ आती है, एक चुनाव लड़ने वाला सीनियर लीडर कहलाता है, 1 दर्जन चुनाव लड़ने वाले को लीडर ही नहीं मानते। ये जो कांग्रेस में विरोधाभास हो रहा है व्यक्तियों का है। कांग्रेस पार्टी विश्व की अच्छी पार्टियों में से, और आज भी कांग्रेस के सिद्धांत महान है। और कांग्रेस में इंदिरा जी हुई है जिसने बैंकों का राष्ट्रीयकरण जी, जूती गांठने वाले मोची को लोन मिले, इस भावना से किया गया था। आज वही बैंक प्राइवेट निजी हाथों में जाते जा रहे हैं। इसलिए आप कहोगे कि केंद्र सरकार के खिलाफ मत बोलो, लेकिन दोष सब दिल्ली से है। गरीब विरोधी नीतियाँ बन रही है, गरीब की गरीबी बढ़ती जा रही है, अमीर छलांगे मार करके ऊंचा पहुंचता जा रहा है, इसलिए देश कमज़ोर होता जा रहा है। राजस्थान सरकार सांप्रदायिक मुद्दे पर अपनाते हैं, क्योंकि इस वक्त जो सबसे ज्वलंत विषय है हेट स्पीच है पूरे देश भर के अंदर। लगातार इस बात को लेकर के सवाल जवाब उठ रहे हैं, अलग अलग आवाज़ें आ रही हैं कि भाई हेट स्पीच पे रोक लगे। क्या आपको नहीं लगता कि राजस्थान सरकार या राजस्थान की जो अब जो भूमि है, कुछ लोगों ने इसको सांप्रदायिक आग में धकेलने के लिए कुछ अलग से बंदोबस्त प्रबंध का सामान तैयार किया जा रहा है? देखिए, आपको पता है जब कभी कोई इस तरह का केस होता है उसमें इन्वॉल्व कौन होते हैं? मुसलमानों को जलील करने के लिए, उनके खिलाफ आरोप गढ़ने के लिए एक केस हुआ है अभी कोटा ज़िले में, हरियाणा थाने में। एक कोई महावर परिवार का या कोई व्यक्ति था, उसने कोई उर्दू की आयतें लिख कर के हनुमान जी के चिपका दिए। ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हनुमान जी के लिए तो हर इंसान बराबर है। लेकिन उसका मुद्दा बनाया गया और मुलजिम कौन निकला? वही लोग निकले जो आरोप लगा रहे थे। इसलिए जो आरोपी हैं वो किस पार्टी को वोट देते, जनता उनको नेगलेक्ट नहीं कर सकती, न करना चाहती है। इसलिए सांप्रदायिक माहौल गड़बड़ा जाता है। लेकिन हमें सहनशीलता से दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा कि इस देश को कमज़ोर नहीं होने देना है, मजबूत बनाना है। तो ये बातें स्वतः ही जातवादी ख़त्म हो जाएगी। रामनारायण जी, आप करीबन 4-5 दशक से राजनीति में सक्रिय हैं। ऐसा क्या है जो सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होता है, कांग्रेस पार्टी वहाँ पर बिल्कुल हथियार डाल देती है? कांग्रेस के पास में ऐसा मैकेनिज़्म आज तक तैयार क्यों नहीं हुआ कि भारत में सांप्रदायिक जातिवाद इस टाइप की चीज़ों को आप हटा पाते? क्योंकि कांग्रेस ने भी एक लंबा राज किया है भारत में। देखिए, पहली बात तो आप बहुत समझदार हैं। 1965 को कितने वर्ष हो गए? अभी 22 चल रहा है। 57-58 साल। तो मैं 4-5 दशक से नहीं, मैं 6 दशक से राजनीति में। सॉरी, एक तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, ये आपका जिस तरह से आपका प्रचार प्रसार का तरीका है, सोशल मीडिया का ज़माना है, वो हो रहा है। आजकल कुछ पार्टीज, कुछ नेता देश के सोशल मीडिया पे जो खर्चा कर रहे हैं वो आपके और हमारे टैक्स का कर रहे हैं। आज आप देख लीजिए, एजुकेशन है, एजुकेशन हम नहीं दे पा रहे लोगों को।
जबकि एजुकेशन में 10% तो राज्य सरकार देती थी पहले, 90% भारत सरकार देती थी। पेयजल को अर्जेंट माना जाता था, 10% राज्य सरकार देती थी, 90% भारत सरकार देती थी। आज 50-50-50 40-60 का रेशो कर दिया। एक्चुअली केंद्र सरकार देश को कमज़ोर बनाने में लगी हुई है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ लगी हुई है। तो ये जो स्थितियाँ पैदा हो रही है, इसमें हम शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, हम शिक्षित में कमज़ोर हो रहे हैं। आज हमारा टेक्नोक्रेट आदमी बेरोजगार है। तो 7 साल में जब से भारतीय जनता पार्टी शासन में आई है, तब से स्थितियाँ क्यों पैदा हुई है, इसमें हमें मनन करना पड़ेगा। हमारा ध्यान डाइवर्ट करने के लिए जातवाद पे ले जाते हैं, इसलिए हम जातवाद पे नहीं जा कर के जात 2 या 3 हैं, लूटने वाले, शोषित और शोषण। शोषित व्यक्ति आज किसान है, मजदूर है। लुटेरे कौन है? जो राहुल जी कहते हैं कि 50 मुट्ठी भर रोज लोग राज कर रहे हैं मोदी जी के राज में, वो लुटेरे हैं। उनको कमज़ोर कर दीजिए, शोषित व्यक्ति को मजबूत कर दीजिए। देश सांप्रदायिकता से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा सांप्रदायिकता। 2 साल कोरोना काल झेला हमने, राजस्थान की जनता ने भी झेला। आपको क्या लगता है कि आपकी राजस्थान सरकार उस पे खरी उतरी या लोगों को ऑक्सीजन और दवाइयों के लिए मोहताज रहना पड़ा? देखिए, मैं राजस्थान सरकार के लिए ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन राजस्थान सरकार का मुख्य जो है माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने जिस ढंग से सेंट्रल गवर्नमेंट के असहयोग के बावजूद यहाँ केसेस ज़्यादा, इंजेक्शन कम भेजें, गुजरात में केसेस कम, इंजेक्शन ज़्यादा भेजें, भेदभाव किया, इन्होंने दबाव बनाया। आप देखिए, भारत सरकार में लाल बुखार के टाइम पे भारत सरकार ने सारा खर्चा किया, कोई प्रचार नहीं किया भारत सरकार करी, क्योंकि भारत सरकार राजस्थान सरकार एक ही है, सरकार हमारी है। इन्होंने प्रचार किया कि साहब हम इसको इंजेक्शन फ्री दे रहे हैं, और फोटो किसका आ गया? प्रधानमंत्री का। ऐसे मामलों में फ़ोटो देना, आज आधार कार्ड को क्यों अमान्य कर दिया? इसलिए वो पहचान पत्र नहीं रहा कि उसमें फ़ोटो आ गया। मनमोहन सिंह जी ने आधार कार्ड चलाया था, कभी सोच सकते थे कि प्रधानमंत्री का फ़ोटो उसमें लग जाएगा? तो ये जो चीज़ें कर रहे हैं ना, ये चालाकियाँ, चालबाजियाँ, तो ये जो हो रहा है वो भी इन्होंने कोरोना काल में किया था। कोरोना काल में ये हमारी सरकार के मुखिया थे अशोक गहलोत, हम लोग तो सब साथ थे ही। इन्होंने दबाव डाला कि जैसे पहला होता है भारत सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए, बड़ी मुश्किल से वो ट्रैक पाई है। उनका तो कहीं आपने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का फ़ोटो देखा था? रेयर केसेज में पेट्रोल पंप पे फ़ोटो, कौन सा गैस है उस पर फ़ोटो। बाबा आदम के ज़माने से जब से गैस चली है, तब से महिलाएं जितनी थी उतना ही प्रधानमंत्री ने कह दिया मैं इनको दे रहा हूँ उज्ज्वला योजना में। आप देखिए, गरीब वंचित वर्ग के साथ क्या हो रहा है। आज बिना इम्तिहान के, बिना पढ़ाई लिखाई के, अनपढ़ फर्जी डिग्री वाले भी IAS बन रहे हैं मोदी जी के पार्टी के लोग। गरीब आदमी को 5,000 महीने की नौकरी नहीं मिल रही। राजनीति इसलिए नहीं चलनी चाहिए कि उनके परिवार के लोग सरसब्ज हो। राजनीति इसलिए चलनी चाहिए कि हमें कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, गरीब का सबका ध्यान रखना है, अमीर भी उसमें शामिल होना चाहिए। एक आखिरी सवाल, अगला चुनाव 2024 जब आएगा, 23 का जो आखिरी वक्त होगा और आप चुनाव मैदान में होंगे, और बाय द वे कांग्रेस को सीटें मिल जाती हैं चुनाव में सरकार बनाने के लायक, मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री विधायक कहेंगे जो होगा, या गवर्नमेंट सेंट्रल लीडरशिप कहेगी जो होगा। क्या अशोक गहलोत हो सकते हैं? क्या अशोक गहलोत में आपको कोई कमी नजर आती है? नहीं, मुझको तो नहीं, क्योंकि मैं विधायक नहीं। सोचिए, आपका नहीं, बिल्कुल हम विधायक हैं, आपकी भावना की विधायक है ना, और आप अपनी भावना व्यक्त कर दीजिए ना। अगर सचिन पायलट आते हैं तो क्या होगा? मुझे समझ में नहीं आता कि मैं मेरी कौम को ख़त्म करूं, मेरी पार्टी को कमज़ोर करूं, मुझे मौका क्यों दिया जाए? ये तो मेरी क्षमता है। कोटा में मेरी कौम के लोग दूर रहते, आज कांग्रेस को वोट देते थी, मेरी कौम उल्टी हो गई, कांग्रेस के पास क्या बचता है? और कांग्रेस में कौन लीडर है हमारी कौम में? मुझे बता दो, उसको सामने बिठा दो। आपको पता है, कोटा की धरती से एक बीजेपी में आजकल सांसद है, वो भगा था मेरे सामने। वो चीज़ अलग है, हमें वक्त इसलिए नहीं दिया जाता है, हमें गाँव का माना जाता है। लेकिन मजबूती से, ईमानदार से काम कौन कर सकता है? आप ही बता देना। आप, हम तो आपके भाई हैं, आपकी हमारी भावना में अलग नहीं। इसलिए हमें अगले टाइम पे ईमानदार लोगों से काम लेकर के अभी से उनका काम को अंदाज़ा करना पड़ेगा, उनसे काम लेना पड़ेगा, तो बीजेपी कहीं नज़र नहीं आएगी। और यदि हमने ऐसे लोगों से काम लिया जिनकी छवि लोग बोलते नहीं हैं,
डरते हैं सरकार में बैठे लोगों से, जिनकी छवि जनता की निगाह में सही नहीं है तो जनता सोचती रह जाएगी। ये थे हमारे साथ इटावा के विधायक रामनारायण मीणा साहब। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। मीणा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे अगली बार जल्दी मुलाकात फिर करेंगे। आपका आभार। मेरे जैसे गांव खेत में रहने वाले को एक विधायक नहीं रहता खेत पे, इससे ज़्यादा मेरे लिए गर्व की बात क्या है। और इसीलिए मेरे लोग मुझे कमज़ोर मानते हैं, तो मैं इसमें क्या करूं। मैं तो आज भी बाप दादाओं की ज़मीन में रहता हूं, कोई महल मेड नहीं बनाया मैंने। आप आइए, आपको पानी का गिलास मिलेगा, अच्छा मिलेगा, छनाव मिलेगा, आरो का मिलेगा, छाछ भी मिलेगी। छाछ भी मिलेगी। मेरे भाई के भैंसे हैं खूब, गाय की चाहोगी गाय की मिलेगी, लेकिन आप आइए तो सही। ठीक है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर।